अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और आपको खुश आमदीद कहते हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो प्रोग्राम में। और वर्ल्ड कप के 21वें मैच में मेज़बान भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान दिलचस्प मैच जारी है। पहली इनिंग मुकम्मल हो चुकी है। भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इब्तिदा में न्यूजीलैंड की टीम कुछ डगमगाई लेकिन जल्द ही संभल भी गई और 159 रन की शानदार पार्टनरशिप भी हमने देखी कि जिसने मैच को संभाल लिया। मेजबान भारत को जीत के लिए 274 रन का हदफ अब दरकार है। इरफान जहीर से पूछेंगे कि क्या ये सेफ चेज होगा। इरफान, अस्सलाम वालेकुम। इरफान जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? अजी रुक रुक के याद आ रहा क्या क्या पूछ रहे अच्छा, कैसे आप देख रहे हैं इस स्कोर को? देखिए, टॉस जीत के मिचेल की जो है वो सेंचुरी को कैसे देखते हैं? टॉस जीत के डिसीजन जो था रोहित शर्मा का, ये थोड़ा सा वेird लगा और उनसे पूछा भी गया, रवि शास्त्री ने पूछा भी कि आप चेस की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो बट मेरा ख्याल है कि इन विकेट्स के ऊपर अगर आपका ड्यू फैक्टर नहीं आता, जो इधर नहीं लग रहा धर्मशाला की पिच पे, तो पहले बैटिंग करना ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन थी। दूसरी चीज़ देखी जाए तो स्टार्ट अच्छा नहीं था, कॉनवे 0 पे आउट हो गए और फिर हमने देखा कि विल जंग भी जल्दी चले गए। तो उसके बाद एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप मिचेल और रविंद्रा की हुई, जिन्होंने 159 रन की पार्टनरशिप बनाई। अब उसके बाद ओबियसली आपके पास एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था और आप एक बहुत लंबा इसको लेके जा सकते थे, पर लास्ट 5-6 ओवर्स के अंदर जो मोमेंटम मिला हुआ था न्यूजीलैंड को, वो सारा उन्होंने वेस्ट कर दिया। और लास्ट 30 रन जो रन हैं उनके अंदर 6 विकेटें उन्होंने लूज की और जिसकी वजह से वो एक बड़ा टोटल नहीं कर पाए। और मेरा ख्याल है ये 300 प्लस की विकेट थी। शुरू का अच्छा ना खेलना, आखिरी ओवर में विकेटें खो लेना, उसकी वजह से कम से कम 30-35 रन शॉर्ट है, जो कि उनके माइंड में इफेक्ट कर रहा होगा न्यूजीलैंड को कि हम ये इजीली कर सकते थे, विकेट्स हमारे पास थी, हम नहीं कर पाए। तो भारत इसी पॉजिटिव के साथ, जो बॉडी लैंग्वेज भी आप देख रहे थे, काफी सेटिस्फाइड थे और उनको लगता था कि ये एंड में हमने फिर दोबारा इरफान, आप जो ये बात कर रहे हैं कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सेटिस्फाइड किस्म की है, ये हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है। खास तौर पे जो पाकिस्तान के साथ मैच था उसमें तो खास तौर पे नजर आ रहा था कि वो बहुत एक ना कंफर्ट जोन में है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे। कोई खास वजह आपको इसकी लग रही है होम ग्राउंड के अलावा? देखिए, सारी जब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं तो आपको वो ऑब्वियसली लगता है, और आपकी सबसे बड़ी होम ग्राउंड पे विकेट्स आपकी मर्जी की, फिर आपके प्लेयर फॉर्म में है, तो ये सारी चीज़ें जब आपको सूट करती है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है। फिर जब आपकी अपोजिशन आपके साथ अच्छा नहीं खेलती तो ऑटोमेटिकली वो भी चीज़ आपको अपलिफ्ट कर देती है कि वो भी आपको टक्कर का मुकाबला नहीं दे रही, तगड़ा मुकाबला नहीं दे रही। आप ये देखें ना कि जो दरमियान में एक पार्टनरशिप लगी है तो इंडियन की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, चेंज हो गई थी। रोहित शर्मा ने भी चीखना शुरू कर दिया था, सीनियर प्लेयर भी एक दूसरे को कोस रहे थे, कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए। तो जब आप पे अटैक किया जाता है, यही तो मैं कहता हूँ कि अटैक इज द बेस्ट मेथड इन द क्रिकेट, ताकि आपको सिंपली रिवेंज लेना है, किसी को काउंटर करना है तो आप अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और भारत की तो सबसे बड़ी वीकनेस ही यही है कि आप अगर इनके गेस से अटैक करते हो तो ये एकदम सरेंडर कर देते हैं। तो हमें भी इसी तरह खेलना चाहिए था। न्यूजीलैंड ने भी खेला बट बिट्स एंड पीसेस में खेला। अभी भी न्यूजीलैंड ये पूरा मेरा ख्याल है 50-50 पे मैच खड़ा है। थोड़ा सा स्लाइडली एज न्यूजीलैंड को मिल सकता था अगर ये 30-35 रन बना देते। अब वो एज भारत ले गया, जो आखिर में उन्होंने 30-35 रन नहीं बनाने दिए उनको। तो अब ये है कि सारा ये 10 ओवर के ऊपर मैच डिपेंडेंट होगा, ये 50 ओवर पे नहीं होगा। अच्छा, अगर तो ये पहले 10 ओवर में, क्योंकि थोड़ा सा कंडीशन इस तरह विंडी है, क्लाइमेट इस तरह है, क्योंकि आपको पता है कि ये ह्यूमिडिटी भी कम है और आपका सारा जो विंडी एटमॉस्फेयर है और तो ये माउंटेन्स भी कवर्ड हैं स्टेडियम के आगे पीछे। धर्मशाला जो है वो इनकी नॉर्थ साइड पे आता है, तो उसमें आपको ये रात के टाइम बॉल थोड़ा सीम और स्विंग करेगा और वो मोस्ट लाइकली 5-6 ओवर 8 ओवर तक होगा। और ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट सीम बॉलर हैं। हेनरी बड़ा इम्प्रूव करके आ चुके हैं, जो कि फर्गसन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो थर्ड पेसर के तौर पे आते हैं। बट शुरू का 10 ओवर का रोल बहुत वाइटल है। अगर तो उसमें एटलीस्ट 2 या 3 विकेटें ले जाती है न्यूजीलैंड तो फिर तो मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा हंट में आ जाएंगे। अच्छा। अगर नहीं लेती तो फिर भारत की जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है और नंबर 37वें तक उनके पास बैट्समैन है, आज तो उन्होंने एक एडिशनल बैटर भी खिलवाया। अच्छा, पांड्या भी नहीं खेल रहे तो उसका भी कोई इफेक्ट होगा इंडियन टीम पे? जी बिल्कुल, पांड्या एक ऐसा प्लेयर था जो दुनिया का इस टाइम नंबर 1 ऑलराउंडर माना जाता है और वो बैट्समैन भी पूरा है और बॉलर भी पूरा है और वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है बैटिंग के अंदर भी और टेल के दरमियान और बॉलिंग के अंदर भी। वो एक ऐसी कनेक्शन प्रोवाइड करता है और विकेट टेकर है जो मिडिल ओवर में आके आउट करता है। आज जो
कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे थे, शामी ने आके बॉलिंग की तो कमी पूरी कर दी। ऐसा ही है। बट ये भारत जो मिस्टेक कर रहा था पिछले 4 मैचेस के अंदर, वो शार्दुल ठाकुर के साथ जा रहे थे और ओबियसली, और हमने तभी ये बात की थी कि भारत ये एक मिस कैलकुलेशन कर रहा है और एक बॉलर कम खेल रहे हैं। और शार्दुल ठाकुर ना पूरे बैट्समैन है, पूरे बॉलर है और ऐसे प्लेयर के साथ, और आपके जब डगआउट में मोहम्मद शामी जैसे बॉलर मौजूद हैं, 5 विकेट्स लिए उन्होंने उसने। आज देखे वही बात बहुत हम अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म किया। कि जब आपको कंडीशन भी ये थोड़ी सूट करती है फास्ट बॉलिंग को, और उन्होंने आते साथ ही आज प्रूव किया कि ही डिजर्व दैट प्लेस। उन्होंने आते साथ 5 आउट किए, ये बड़ी रिमार्केबल किस्म की परफॉर्मेंस थी। हालांकि बुमराह सिराज दोनों बड़े विकेट टेकर भी हैं, बड़ा परमानेंट मेंबर भी टीम के, तो उन दोनों ने एक विकेट ली, बट इनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। इसी तरह बैटिंग को भी उन्होंने कंपनसेट करने के लिए सूर्य कुमार यादव को डाला कि अगर हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है तो उस तरह की कैपेबिलिटी वाला हम बैटर रिप्लेस करें। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने हार्दिक पांड्या जो रोल 2 बंदों का दोनों साइड पे पूरा कर रहे थे, वो उन्होंने एक बैटर और एक बॉलर खिला के पूरा कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये भारत का आइडियल कॉम्बिनेशन है। अगर आप अच्छा देखें इरफान, आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, इंडियन टीम की कैलकुलेशन इतनी अच्छी होती है कि वो अगर तो एक प्लेयर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो ना पूरा बैटर था ना पूरा बॉलर है, तो उसके होते हुए भी वो हर मैच जीत रहे हैं और अब तक इंडिया जो है ना काबिल तस्कीर टीम रही है उनकी, और अभी तक आज के मैच में भी लग तो ऐसे ही रहा है कि वो आज का मैच भी जीतने की तरफ जाएंगे। लेकिन भाई हमारी टीम के मामले में ये मामला कहाँ जाते हैं? हमारी टीम हमारी को क्या मौत पड़ जाती है? calculation बुरी होती है, हमारी जो सिलेक्शन है वो भी ऐसी होती है। अब कल का मैच भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है और पहले लोगों की जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। देखिए, जीतने या हारने का ये मकसद ये नहीं होता कि आपका टीम कॉम्बिनेशन ठीक है। अब जो एक मिसफिट बंदा था वो हमने पहले मैच में भी कहा, कई दफ़ा आज टीम आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हो तो उसकी कमियां हाइड हो जाती हैं। जैसे लास्ट मैच पे भी शार्दुल ठाकुर को काफ़ी मार पड़ी, ठीक है, उनको 70+ रन पड़े और लगता ये था कि शायद 80-90 वो कंसीड कर देंगे, एंड में कुछ विकेट ले गए वो, तो बट उनकी परफॉर्मेंस बिलो पार थी। और इसी तरह बैटिंग तो उनकी खैर आई नहीं है क्योंकि भारतीय बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो हमेशा मेरा मानना था कि जब इतने बैटर आपके पास हों तो नंबर 8 पे आपको इस तरह का ऑलराउंडर डालने की ज़रूरत है नहीं थी। और तो ये एक उनकी मिसकैलकुलेशन थी, इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। देखिए, हमारा भी यही, हमने पाकिस्तान के ऊपर भी बात काफ़ी की कि एक नसीम शाह के जाने से आपको इतना बड़ा इफेक्ट क्यों पड़ गया। अब हार्दिक पांड्या उनका मेन प्लेयर है, वो गया, आज भी वो ठीक रीजनेबल परफॉर्म किया है, उनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है क्योंकि वो रोटेशन पॉलिसी में खिलाते रहते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं देते, ऐसा ही है। उनको चांस नहीं देते कि आपने क्या करना है, अगर आप नहीं होते तो दूसरा लड़का हम भी उतना सियासत की स्ट्रॉन्ग है। नज़र कर देते हैं। आप हम सियासत अच्छी कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट वाली साइड somehow पे जाते ही नहीं है। सियासत की नज़र कह लें, नेपोटिज्म कह लें, कई दफ़ा आपको लगता है कि आप फेवरेटिज्म कह ले। फेवरेटिज्म भी या एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि आपने सिर्फ वही जो एक ग्रुप बंच बनाया 11 लड़कों का, उसी को हर मैच में खिला रहे हैं। देखिए ना, आपका हल्की टीम के साथ मैच आ रहा है, वीकर ओपोजिशन है, तो आप अपने डगआउट पे जो लड़का बैठा है वो भी इक्वली गुड है, उसको Chance भी तो देना। अपॉर्चुनिटी दें, उसको अपॉर्चुनिटी दें, उसको कॉन्फिडेंस दें, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको डाल सके। फॉर इंस्टेंस किसी से परफॉर्म अच्छा नहीं हो रहा, किसी की फॉर्म अच्छी नहीं है, अब जैसे लास्ट मैच की एग्जांपल दें तो शादाब से पिछले साल से परफॉर्म नहीं हो रहा, तो अगर आपने उसामा मीर को पीछे कॉन्फिडेंस दिया होता किसी हल्के मैचेस में खिला के, तो कल उसका कॉन्फिडेंस शटर नहीं होना था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वो बेचारा पहले उसने कैच छोड़ दिया, फिर उसके बाद सारों के कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसका अपना हो गया, वो रिफ्लेक्ट किया उसकी बॉलिंग के अंदर भी। बॉलिंग में भी हमने देखा कि उसने 80+ रन कंसीड करवा दिए। तो आप जब ये कॉन्फिडेंस नहीं देते अपने लड़कों को, ये इतना आसान गेम नहीं है कि आप लड़का डगआउट से उठ के आए, आते साथ ही वो सेंचुरी बना दे, आते साथ ही वो ये कर दे, तो आपको एक मोमेंटम प्रोवाइड करना होता है, कॉन्फिडेंस देना होता है तो लड़कों क्या को। शादाब को कल वापस आना चाहिए, आप समझते हैं? हाँ, देखिए, मेरा ख्याल है कि नवाज की जगह शादाब से भी नीचे बनती है। शादाब चले अगर बॉलिंग में कुछ ऐसा नहीं करते तो वो एक किस्म का ऑलराउंडर तो कंप्लीट है, बैटर तो वो हैं, बैटिंग में भी कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दे सकते हैं। बॉलिंग की हद तक तो मैं नहीं समझता उनकी टीम में जगह बनती है, बट एज ए ऑलराउंडर यस ही डिमांड्स, क्योंकि फील्डर भी बड़े अच्छे। नवाज की परफॉर्मेंस तो जिस तब से 1 साल से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ना उसकी बॉडी लैंग्वेज फील्डिंग में नजर आ रही है, ना बॉलिंग में नजर आ रही है। बैटिंग में तो वो 10-15 रन भी करने से गए हैं, अब हालांकि अच्छे खासे बैट कंसीडर होते थे वो भी, बट कई दफ़ा जब आपको नहीं आती, अगर वो रूल हमने फ़खर ज़मान पे अप्लाई किया, परफॉर्म नहीं हो रहा तो हमने बाहर किया था, तो वाई नॉट नवाज एज वेल। तो मेरा ख्याल है कि 2 लेग ब्रेक से भी जाना कोई गलत डिसीजन नहीं होगा, आप जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, हैविंग सेड दैट, कि शादाब पूरा फील्डर भी है, ज़बरदस्त किस्म का बैटर भी है, ऑलराउंडर है, तो अगर
उसको मार पड़ती भी है तो आप इफ्तिखार को यूज़ करके कुछ ओवर को आप कंपनसेट कर सकते हो। इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में, तो शायद आपकी उस लिहाज से जगह बनती। अच्छा, अगर कल का मैच अल्लाह ना करे, वैसे तो हम सबकी ख्वाहिश और दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, लेकिन अगर कल का मैच भी पाकिस्तान नहीं जीता तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फिर पोजीशन क्या होगी? हाँ देखिए, फिर बहुत रेयर चांसेस हो जाएंगे, फिर आपको जो अगले सेमीफाइनल तक भी जाने के। हाँ जी एग्जैक्टली, फिर आपको ये है कि अगले जो 4 मैच रह जाएंगे वो सारे आपको जीतने मैंडेटरी हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम 9 में से 6 मैच जीत के आप हंट में रहेंगे, और उसमें भी फिर रन रेट की बात भी हो सकती है। तो 2 तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, तो एक शायद हमारे पास चांस बन सकता है कि अगर हम एक हारते हैं तो फिर शायद एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 2 मैच सिर्फ हारा हुआ है। तो अभी तो 3 स्पॉट्स तो लग रहे हैं समहाउ, अभी तो खैर इवेंचुअली चेंजिंग भी हो सकती है, बट 90% यही लग रहा है कि इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ये तो सेफ है। हमारा और इंग्लैंड काफ़ी बुरी क्रिकेट खेल रहा है, वो हमारे से भी नीचे है, वो 9वें नंबर पे है, और कंपटीशन जो पढ़ सकता है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पढ़ सकता है। तो हमें अब हर मैच डू एंड डाई समझ के खेलना चाहिए, और अगर आप खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड से इसमें अफगानिस्तान से हार जाते हैं तो फिर आगे न्यूजीलैंड से खेलना है, आपने साउथ अफ्रीका से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, और इतनी नाकामियां वैसे ही आपका मोरल डाउन कर देती तो वो आप जब इनसे नहीं जीते तो फिर उनसे जीतना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आपके वो बहुत टफ कॉम्पिटिशन है। तो मेरा ख्याल है कि और मोमेंटम भी लेने के लिए ज़रूरी है कि आप एक तगड़ा मुकाबला इधर जीतें, ताकि कॉन्फिडेंस आए और आप उन मैचेस में अच्छा परफॉर्म करके फिर किसी तरह जगह बनाए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि अभी मेरे माइंड में आया है कि ये जो दोनों टीम्स हैं, ये न्यूजीलैंड और भारत, इन दोनों की कामयाबी का, अब तक दोनों कामयाब रही हैं 4 मैचेस में, इनकी कामयाबी का राज, और साथ ही हमारे जो बैटर्स हैं वो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? देखिए, अगर इनकी कामयाबी की बात की जाए तो सबसे आज का टकरा सबसे बड़ा टकरा भी इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों टीम अनबीटेबल है, और आज ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम ऐसी है जो अनबीटेबल अभी जर्नी को कंटिन्यू करेगी, और ये डिबेट भी समहाउ खत्म हो जाएगी कि दोनों में से बेस्ट कौन सी साइड है। बिल्कुल तो ये उस लिहाज से बड़ा मुकाबला है। सक्सेस दोनों की देखा जाए तो टीम पूरी जेलिन है। जेलिन का मतलब ये होता है कि जब आपके 11 के 11 लड़कों को पता होता है एक साथ कैसे खेलना है, मेरा क्या रोल है, के साथ खेलते हाँ मेरा रोल क्या है, मैंने पेयर किस तरह बनने हैं, बॉलिंग में क्या रोल है, बैटिंग में किस तरह पेयर अप करके हमने खेलना है। तो जब वो जेलिन होती है तो फिर आपको मोमेंटम मिलता है क्रिकेट के अंदर। तो ये जो इनकी एक फॉर्म लगी हुई है दोनों टीम की, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस की रीजन यही है कि जेलिन है। और अब देखे ना, उनका मेन प्लेयर केन विलियमसन नहीं भी खेल रहा तो वो टीम फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब वो आ जाएगा तो फिर ऑब्वियसली बिल्कुल हमारी टीम को भी जेलन होने की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ बैटर्स पे जो है ना, वो बॉलर्स पे जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि बॉलर्स हमारे अच्छे हैं और बैटर्स अच्छे नहीं है, तो इनको भी जेलन होने की जरूरत है। अब तक के लिए बस इतना ही। वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय करने के लिए सुनो न्यूज़ की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन से जुड़े रहें, और हाँ, रात 11 बजे तजियों, कहकों और कॉमेडी से भरपूर क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।